नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज से हमने आरआरबी एनटीपीसी के मॉडल पेपर की एक सीरीज शुरू कर दी है और ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट है। और दोस्तों जितने भी मॉडल पेपर आपके लिए दिए जाएंगे ये सारे के सारे मॉडल पेपर जो हैं आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एवं करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और ये 25 क्वेश्चन हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली का प्रभारी था? तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बात की गई है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली का प्रभारी कौन था? तो कौन था? टोडरमल था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में टोडरमल जो है ये भू राजस्व प्रणाली का प्रभारी था। और कौन था? तो वित्त मंत्री था। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टोडरमल है इसने एक नया टैक्सेशन सिस्टम लागू किया था। ठीक है, उस टैक्सेशन सिस्टम का नाम क्या दिया गया था? तो उस टैक्सेशन सिस्टम का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था आयन ए दयसाला। ठीक है, आयन ए दयसाला जो है ये कर प्रणाली है और ये किसने लागू की थी? तो ये टोडरमल ने लागू की थी। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नियुक्त राजुकाओं का कार्य संबंधित था? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अशोक है ये मौर्य वंश का एक फेमस शासक था और अशोक ने राजुका नाम का एक पद बनाया था। ठीक है, किस नाम से? तो अशोक ने जो है राजुका नाम का एक पद बनाया था और ये राजुका जो है ये न्यायिक कार्यों से संबंधित थे। किस कार्यों से? तो ये जो है ये न्यायिक यानी कि जुडिशियल कार्यों से संबंधित थे और ये एक प्रकार के क्या होते थे? तो ये एक प्रकार के जज होते थे। नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का बजट कितना कर दिया गया है? ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में एसपीजी। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना और उनके दुश्मनों पर निगरानी रखना जो है इस ग्रुप का प्रमुख कार्य होता है। ये जो ग्रुप है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1985 में जो है इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका बजट जो है ये बढ़ा के 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बन गया है? तो देखिए दोस्तों, जो मालदीव है, मालदीव जो है ये राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बन गया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है मालदीव की, तो जो मालदीव है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और मालदीव की यदि हम बात करें राजधानी की, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले जो है ये मालदीव की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो मालदीव है इसकी मुद्रा का क्या नाम है? तो मालदीव की मुद्रा का नाम रुपया। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होकर रुपया लगा देते हैं, लेकिन नहीं, मालदीव की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बनाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के नए कैग बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तस्वीर आप जो देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर जो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू की तस्वीर है। और ये पहले कौन थे? तो ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में इसको यूटी बनाया गया है और ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इनको जो है अब भारत का कैग बना दिया गया है। ठीक है, और इनको भारत का कौन से नंबर का कैग बनाया गया है? तो ये भारत के 14वें नंबर के कैग हैं। ठीक है, इसके पहले 13वें नंबर के कैग कौन थे? तो देखिए, जो राजीव महर्षि हैं। ठीक है, जो राजीव महर्षि हैं ये जो हैं ये 13वें नंबर के कैग थे। ठीक है, और 14वें नंबर के कैग कौन बन गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये 14वें नंबर के कैग बन गए हैं हमारे देश भारत के। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है कैग की, तो कैग का फुल फॉर्म जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसको हिंदी में बोलते हैं। और यदि हम बात करें कि जो कैग हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान जो है
किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कैग की नियुक्ति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो कैग हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इनका वेतन कितना होता है कैग का? तो कैग का वेतन होता है 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए जो है ये कैग का वेतन होता है। और भारत के प्रथम कैग कौन बनाए गए थे? तो भारत के फर्स्ट कैग बनाए गए थे, उनका नाम था वी नरहरि राव। क्या नाम था उनका? तो वी नरहरि राव जो है उनका नाम था। ये भारत के फर्स्ट कैग बनाए गए थे। देखिए दोस्तों, जितने भी मैं फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ ना, सारे के सारे फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं, तो इन फैक्टों के यदि आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको रिसेंटली ही बता चुका हूं कि जो जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम क्या था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उनका नाम था, और इनको जो है भारत का कैग बना दिया गया है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इनको इंडिया का कैग बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया है? तो मनोज सिन्हा को बनाया गया है। ठीक है, और ये कौन से नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के? तो ये दूसरे नंबर के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कम से कम अपने दो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के आप जो है मॉडल पेपर आपके लिए मिलते रहेंगे, तो आप हमारी प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। और जो है मॉडल पेपर के अलावा जो है हम करंट अफेयर्स पर भी वीडियो बनाते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस पर भी वीडियो बनाते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को चाहें यहाँ से पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, इसको शॉर्ट में जो है GCT कहा जाता है। तो GCT के रिलेशन में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो GCT है यानी कि ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये रेलवे स्टेशन जो है ये स्थित है। ठीक है, और यदि हम बात करें ये कितने एकड़ भूमि में बना है, तो ये 49 यानी कि 49 एकड़ लैंड में बना हुआ है। और ये जो स्टेशन है इसमें जो है 44 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है? तो इस रेलवे स्टेशन में 44 प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, जो अपने देश भारत की लाइफलाइन एक्सप्रेस है, अपने देश भारत की लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है ये दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है इसको जो है जीवन रेखा एक्सप्रेस या फिर इसको मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले इसको कब चलाया गया था? तो सबसे पहले इसको चलाया गया था 16 जुलाई 1991 में। कब चलाया गया था? 16 जुलाई 1991 में इसको सबसे पहले चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको शॉर्ट में NGT कहा जाता है। तो NGT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जो NGT है इसके नए महानिदेशक बने हैं, उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर एक फैक्ट यूज हुआ था NGT, तो NGT जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला जो है उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1644 में। ठीक है, और कहाँ पर ये किला बनाया गया था? तो ये किला जो है ये मद्रास में बनाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की गई है? तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो है ये लॉन्च की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो D ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये जो योजना है, इस योजना में पात्र परिवारों को, ठीक है, पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है। किसने लॉन्च की है? हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी सूचकांक में भारत गिरकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? देखिए आईपी सूचकांक में भारत जो है ये गिर के 40वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि यदि हम बात करें पिछले साल, तो पिछले साल जो है 50 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर था? तो 50 देशों की सूची में भारत जो है ये 36वें स्थान पर था, लेकिन इस साल गिर कर ये 40वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उत्सर्जन करता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है? तो कौन सा देश करता है? चाइना करता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड की टोटल CO2 का 30% जो है ये चाइना उत्सर्जित करता है। और देखिए दोस्तों, जो CO2 है आप लोग जानते होंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती है। और देखिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग हम हमेशा पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के औसत तापमान में यदि वृद्धि हो जाती है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है उसके औसत तापमान में यदि वृद्धि होने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। आप कहेंगे कि सर जो पृथ्वी का औसत तापमान है ये होता कितना है? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पृथ्वी का औसत तापमान जो है ये होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये पृथ्वी का औसत तापमान होता है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि CO2 उत्सर्जित करने वाले देश, तो CO2 उत्सर्जित करने वाले टॉप 3 देशों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि चाइना जो है ये प्रथम स्थान पे है और जो है 30% CO2 का उत्सर्जन करता है। और अमेरिका कौन से स्थान पे है? तो अमेरिका जो है ये दूसरे स्थान पे है और अमेरिका जो है 15% CO2 का उत्सर्जन करता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति दर के हिसाब से जो है अमेरिका कौन से स्थान पे है, तो प्रति व्यक्ति दर के हिसाब से जो अमेरिका है ये प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और अपना देश भारत जो है ये CO2 का कितने % उत्सर्जन करता है? तो ये 7% उत्सर्जन करता है CO2 का, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। अपने देश की रैंकिंग कौन सी है? तो CO2 के उत्सर्जन में अपना देश जो है ये तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है? तो देखिए दोस्तों, जो टाइफाइड बीमारी है ना ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कोई भी बीमारी हो वहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बीमारी जो है वो हमारे बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करती है। तो जो टाइफाइड बीमारी है ये हमारी आंत को प्रभावित करती है, ठीक है। और नंबर बी पे क्या लिखा हुआ है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है और इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इस बैक्टीरिया से जो है ये टीबी होता है, टीबी या फिर इसको हम क्षय रोग बोलते हैं। और जो टीबी है ये हमारे बॉडी के लंग्स यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। जो टीबी बीमारी है ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट नंबर सी पे क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और ये जो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इससे जो है निमोनिया बीमारी होती है, ठीक है। और जो निमोनिया है ये भी किसको प्रभावित करता है? तो ये भी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली, शेर और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए दोस्तों, बिल्ली, शेर और टाइगर तीनों में, ठीक है, बिल्ली, शेर और टाइगर तीनों में जो है 38 गुणसूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें बंदर की, तो बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बंदर में जो है 42 गुणसूत्र होते हैं। यदि हम बात करें चूहा की और टमाटर की, ठीक है, चूहा और टमाटर, टमाटर और चूहा की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है, ठीक है। और 56 गुणसूत्र किस में होते हैं? तो जो हाथी है इसमें 56 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो देखिए दोस्तों, जो गन मेटल है ना ये कॉपर, जिंक और टिन तीनों का मिश्र धातु है, ठीक है। जो कॉपर है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम Cu बोलते हैं। और जो जिंक है इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है Zn। और जो टिन है इसका सिंबल क्या होता है? तो टिन का सिंबल होता है Sn, ठीक है। यदि हम बात करें
कि जो गन मेटल है इसमें Cu कितना होता है, यानी कि कॉपर कितना होता है, तो इसमें 90% कॉपर होता है, ठीक है। और इसमें जिंक कितना होता है, तो इसमें जो है 2% जिंक होता है, ठीक है। और इसमें टिन कितना होता है, टिन यानी कि Sn, इसमें Sn की मात्रा होती है 8%, ठीक है। और इनके हम परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं। तो जो कॉपर है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, जो जिंक है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 30 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। और जो टिन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 50 यानी कि 50 जो है ये टिन का परमाणु क्रमांक होता है। मैंने यहाँ पर इनका मिश्रण बताया है कि कितने % कौन सी धातु पाई जाती है, ये मिश्रण जो है इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, नेपोलियन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है, तो जो नेपोलियन है ये कहाँ का शब्द है, एक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ होता है घाटी का शेर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसके बारे में आप जानते होंगे। जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये फ्रांस का एक शक्तिशाली राजनेता था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन जो है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से यदि हम दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमें लंबे समय तक याद रहेंगे, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का एक शक्तिशाली राजनेता था। और नेपोलियन का अर्थ क्या होता है, तो घाटी का शेर जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, जो पहला भाषा आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको कब बनाया गया था, तो 1955 में बनाया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर जो हैं इसके अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। तो हमें ये बताना है कि जो मूगा चट्टान है इन क्षेत्रों में से कौन सा मूगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। तो देखिए हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए जो खंबात की खाड़ी है, मैं आपको बता दूं, जो खंबात की खाड़ी है ये मूगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। देखिए भारत में मूगा चट्टान 4 जगह पर होती हैं, ठीक है। भारत में जो मूगा चट्टानें हैं ये कितनी जगह पर होती हैं, तो ये 4 जगह पर होती हैं। कहाँ कहाँ पर होती हैं, तो पहली जगह जो है वो है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। दूसरी जगह कौन सी है, तो दूसरी जगह जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और तीसरी जगह कौन सी है, तो तीसरी जगह जो है वो है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और चौथी जगह कौन सी है, तो चौथी जगह जो है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। चौथी जगह कौन सी है, तो चौथी जगह है लक्षद्वीप। इन 4 जगहों पर जो है ये मूगा चट्टानें पाई जाती हैं। तो चारों जगहों को यदि आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा को लेकर किस राज्य सरकार ने राज्य में देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला है। तो देखिए दोस्तों, ये देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये किस राज्य सरकार ने खोला है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने खोले हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कितने दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोले गए हैं, तो 18 दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोले गए हैं आंध्र प्रदेश में। और इनका उद्घाटन किसने किया है, तो राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय विजार्ड में कंप्यूटर को हराने का गौरव रखने वाला भारतीय कौन है। तो देखिए दोस्तों, शकुंतला देवी को गणितीय विजार्ड में कंप्यूटर को हराने का गौरव प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें शकुंतला देवी की, तो जो शकुंतला देवी हैं ये इंडिया की फेमस गणितज्ञ थी और ये कंप्यूटर से भी तेज गणना कर देती थी, ठीक है। और 2013 में इनका निधन हो गया है। जो शकुंतला देवी हैं इनको जो है ह्यूमन कंप्यूटर, ठीक है, इनको जो ह्यूमन कंप्यूटर यानी कि मानव कंप्यूटर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हेमिस नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान कंडीशन की यदि हम बात करें तो ये लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। कहाँ पर, लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन पहले जो है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है वो अलग अलग यूटी हो गए हैं। तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। और जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यदि हम बात करें इसके क्षेत्रफल की,
तो 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूफ, या फिर कई जगह आपको राउफ देखने के लिए मिलेगा। तो जो रूफ है ये किस राज्य या फिर यूटी का एक लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, जो रूफ है ये जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में जो है लद्दाख का लोक नृत्य भी पूछा जाएगा। तो जो लद्दाख है इसका लोक नृत्य क्या है? सेंडोल। ठीक है, जो सेंडोल है ये लद्दाख का लोक नृत्य है। दोनों को आप याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का ऑफिशियल रूप से दर्जा कब मिला? तो ये डेट आपको याद रखना है, कब मिला था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, विथ डेट के आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए आधिकारिक रूप से? तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो यहाँ से आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में यूटी कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि वर्तमान में कितने यूटी हैं इंडिया में, तो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि पहले यूटी की संख्या कितनी थी? तो पहले यूटी की संख्या 7 थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से यूटी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो यूटी की संख्या अब 7 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। ठीक है, फिर एक और बदलाव होता है बहुत बड़ा। क्या होता है कि दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक 2019 के तहत, किस विधेयक के तहत? तो दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक 2019 के तहत जो यूटी है दमन और दीव, ठीक है, यूटी दमन और दीव, इसका विलय कर दिया जाता है। ठीक है, इसका विलय कहाँ कर दिया जाता है? तो दादर और नागर हवेली के साथ जो है इसका विलय कर दिया जाता है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर जो है एक नया यूटी बना दिया जाता है। उसका नाम क्या दिया जाता है? तो उसका नाम दिया जाता है दादर व नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, एक नया यूटी बना दिया और इसका नाम दे दिया दादर व नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, और ये अस्तित्व में कब आया? तो ये जो नया यूटी है ये अस्तित्व में आया 26 जनवरी 2020 से। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया? तो दमन को इसकी राजधानी बनाया गया। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको लिख लेना है। आपको किसी भी बुक में ये फैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और वर्तमान में यूटी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में यूटी की संख्या जो है 8 है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इनको शॉर्ट में डीजे साहब कहा जाता है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति जो है ये उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति जो है ये हाई कोर्ट की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 233 में किया गया है। ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, आपको बताना है। मैंने यहाँ से आपको 3 फैक्ट बताए थे कि अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है। दूसरा मैंने बताया था कि ये किस राज्य में स्थित है। तीसरा मैंने बताया था कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और सभी दोस्तों को बता दें कि अब जो है आरआरबी एनटीपीसी के मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट हो गई है फ्री एजुकेशन पर। ठीक है, और दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट मॉडल पेपर डालूंगा, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको सर्च वगैरह करने में परेशानी नहीं होती। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल और बेल आइकन दबा लेना है। आपको बिल्कुल जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा सुबह 7 बजे तो आपको मेल के माध्यम से उसकी सूचना मिल जाएगी। और दोस्तों आपको क्या करना है कि यदि आप सभी मॉडल पेपर की सीरीज देखना चाहते हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, आप वहाँ से सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं या फिर आप जीके पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो किसी भी हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं।
प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।